लखनऊ को भारत का बोस्टन, अहमदाबाद को जानता है। सही। आगे बताना, विधानसभा सीटों की संख्या जो है तेलंगाना में कितना है? तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या 119। लोकसभा कितना है? 17, राज्यसभा 7, यानी तेलंगाना में 17, 7, 119। 17, 7, 119, यानी तेलंगाना कितना हो जाएगा? 17, 7, 119। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों ध्यान रखना है। आगे बताना, विधान परिषद की संख्या तेलंगाना में कितनी है? नहीं है, बताइए। तेलंगाना में विधान परिषद की संख्या कितनी है? 40। हम कई बार बताया विधान परिषद वाले राज्यों की संख्या कितनी है? टोटल 6 राज्य है। और 6 राज्य में कौन कौन से राज्य हैं? सुन लीजिए। हाँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 2 ऐसे हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश 2 ऐसे हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक ऐसे हो गया। ध्यान मतलब ऐसे रखना, 2-2 का पेयर कर लेना है। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, किन्हीं को इसमें दिक्कत नहीं होगा। महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक, और आंध्र प्रदेश से कौन राज्य अलग हुआ था? तेलंगाना अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार, उत्तर प्रदेश। बिहार में विधान परिषद की संख्या 75, बिहार में विधान परिषद की 75, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद 100, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58 या कहीं 50, पहले 50 देता था, अब 58 कर दिया है। आंध्र प्रदेश में 58 विधान परिषद और तेलंगाना में 40। ये ध्यान रखना है। चलिए आगे आपको बताना, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती हो जाएगा ना, ठीक है। अब बताइए, लद्दाख की राजधानी। बहुत आसान है, लेकिन ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा सभी लोग के मन में आ गया ना कंफ्यूजन। लद्दाख की राजधानी लेह होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बहुत आसान है, लेकिन आगे मुश्किल पड़ सकती है। आगे बताना, पुदुचेरी की राजधानी बताइएगा। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही होगी, ठीक है। आगे आपको बताना है, पेठा नगरी के रूप में किसको जाना जाता है? आगरा को जाना जाता है। सही। आगे बताना, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में? राजस्थान में। सही। आगे बताना, पंसा राष्ट्रीय अभ्यारण्य महाराष्ट्र हो जाएगा। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। सही है। आगे बताना, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा हो जाएगा। सही है। बताइए, लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, ठीक है। आगे बताना, नोंगर वाइलेम अभ्यारण्य कहाँ है? मेघालय में है। सही है। आगे आपको बताना है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? ठीक है। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित जो बाघ रिजर्व होगा वो है नामदफा। और नामदफा बाघ रिजर्व किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। सही। आगे बताना, देश में कुल कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। कुल कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। सही है। आगे आपको बताना, रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? विलुप्त प्राय प्रजाति से संबंधित है रेड डाटा बुक का। और रेड डाटा बुक का जो संकल्पना किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? ठीक है, पीटर पायर के द्वारा किया गया था। पीटर एस्क्वार्ट के द्वारा किया गया था। पीटर एस्क्वार्ट के द्वारा रेड डाटा बुक का जो है संकलन किया गया था। और कब किया गया था ये बताओ? 1963 में किया गया था। सही है जी। और विश्व में प्रथम प्रकाशन जो है इसका कब हुआ था? 1964 में हुआ था। सही है। आगे आपको बताना है, इन टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसको जानते हैं? कैलाश सांखला को जानते हैं। और इन्हीं के नेतृत्व में जो है पहली बार जो है किस प्रोजेक्ट की प्रारंभ किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट बोलते हैं, यानी इंदिरा गांधी के द्वारा जो है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, जो कि कब? 1973 में किया गया था। सही है। आगे आपको बताना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? ऊंचाई की दृष्टिकोण से अभी जस्ट बताए थे जी। अभी आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व की यदि बात करें तो नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम, जो किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और वहीं पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा की बात करें तो पेंच हो जाएगा, जो किस राज्य में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश दोनों में पेंच फंसा हुआ है, यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों। चलिए, और विश्व का जो है सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा हो जाएगा? नामदफा हो जाएगा। बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, दुधवा राष्ट्रीय यानी बाघ रिजर्व है, ये किस राज्य में? दुधवा उत्तर प्रदेश में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बोले तो दुधवा महाराष्ट्र और दुधवा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। दुधवा महाराष्ट्र। आगे बताना है, सुंदरवन पक्षी अभयारण्य बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सही है। सतकोसिया बताइएगा। सतकोसिया ओडिशा हो जाएगा। और सिमलीपाल ओडिशा ही हो जाएगा। सही है। बताइए, अन्नामलाई बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। मुदुमलाई कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ये सत्यमंगलम कहाँ स्थित है? ठीक है, तमिलनाडु में ही स्थित है। और श्री बिल्लू पुथूर मेघामलाई जो है ये भी तमिलनाडु में ही है। सही है। आगे बताना है जी,
बताइए 1973 में जो है कुल कितना टाइगर रिजर्व था? 9 गो टाइगर रिजर्व था 1969 में, ठीक है। हाँ 1973 में। अब बताना श्रीशैलम का विस्तार जो है किस किस राज्यों में है? अभी तो आंध्र प्रदेश जानते हैं, आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में भी है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है जी। ईश्वर का निवास स्थान बताइए किसको कहा जाता है? प्रयाग को कहा जाता है, सही। साल्ट सिटी के रूप में किसको जानते हैं? हम साल्ट सिटी की बात करें, गुजरात सही आंसर होगा जी। साल्ट सिटी ही पूछे, भावनगर शहर पड़ता है, गुजरात का भावनगर हो जाएगा जी। साल्ट लेक झील की बात करेंगे तब जाके कोलकाता हो जाएगा। आगे बताना है सुरमा नगरी किसको बोलते हैं? बरेली को बोलते हैं। सुरमा नगरी किसको बोलते हैं? बरेली को बोलते हैं। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को कहा जाता है, सही है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में होगा। घाना पक्षी विहार राजस्थान, सही है। सोमेश्वर अभ्यारण्य किस राज्य में? तो सोमेश्वर कर्नाटक, ठीक है। सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक सही आंसर होगा क्या? सोमेश्वर की पहाड़ी भी तो कर्नाटक में ही है, बिहार। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार में है, सही है, ठीक है। सोमेश्वर अभ्यारण्य की बात करें कर्नाटक, सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार हो जाएगा। अगर तो तुंगभद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में? कर्नाटक में ही है, सही है। आगे बताना कावला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? कावला तेलंगाना में है, और पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी तेलंगाना में ही होगा, ठीक है। हाँ पखुई बोले तो अरुणाचल प्रदेश, अभी हम पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य बोले तो तेलंगाना, और इसके साथ साथ कावला का हो जाएगा तेलंगाना ही हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित हो जाएगा? झारखंड में स्थित हो जाएगा। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बताइएगा। बिहार में है, सही है। इसमें भी डाउट है, कैमूर बोले तो। चलिए आगे बताना है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? कर्नाटक। आगे बांदीपुर कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। भद्रा अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड हो जाएगा। नल सरोवर गुजरात हो जाएगा, सही है। आगे बताना गिर गुजरात, सही है। आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ। अयोध्या किस नदी के किनारे? अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ, सरयू सही होगा। आगे तो कोलकाता किस नदी किनारे बसा हुआ है? हुगली हो जाएगा, सही है। कोटा बताइएगा। चंबल नदी किनारे बसा हुआ। कटक महानदी किनारे है, सही है। आगे बताना कानपुर शहर किस नदी किनारे? कानपुर हो जाएगा, गंगा नदी किनारे बसा हुआ, सही है। और इलाहाबाद किस नदी के? प्रयाग हो जाएगा, यानी संगम हो जाएगा। इलाहाबाद बोले तो प्रयाग बोलते हैं, संगम हो जाएगा। किस किस नदी का संगम है वहाँ पे? गंगा जमुना सरस्वती, तीनों नदी आके मिलती है 3 दिशाओं से। अब बताना कुरनूल शहर जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो कुरनूल शहर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी किनारे बसा हुआ। किसका हो जाएगा? तुंगभद्रा नदी किनारे। आगे बताना है सकोवा घाट जो है किस नदी किनारे? तो ब्रह्मपुत्र, सही है, ब्रह्मपुत्र सही हो जाएगा। आगे आपको बताना है जमशेदपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? स्वर्ण रेखा नदी किनारे। जमशेदपुर किसका हो जाएगा? स्वर्ण रेखा हो जाएगा। आगे बताना बरेली किस नदी किनारे है? बरेली जो उत्तर प्रदेश, रामगंगा, सही है। बरेली जो है किस नदी किनारे होगा? रामगंगा नदी किनारे होगा। आगे बताना जौनपुर शहर किस नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। लखनऊ किस नदी किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, सही। आगे बताना उज्जैन की बात करें तो क्षिप्रा, और ये उज्जैन जो था ना पहले लगभग हमें लगता है कि हर बार एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही देता था हर साल, ठीक है। आगे बताना ओरछा किस नदी किनारे बसा हुआ है? बेतवा नदी किनारे बसा हुआ है। और बैतूल बताइएगा। बैतूल ताप्ती हो जाएगा। और गुजरात का शहर अहमदाबाद जो हो जाएगा साबरमती नदी किनारे बसा हुआ है, सही है। गोरखपुर बोले तो राप्ती हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है ये जो है पर्वतीय नगर नैनीताल किस राज्य में पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। कुन्नूर किस में पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है ना, कुन्नूर तमिलनाडु में पड़ता है। आगे बताना मुक्तेश्वर जो है ये पर्वतीय नगर ही है, कहाँ में? मुक्तेश्वर उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है। मुक्तेश्वर उत्तराखंड। आगे बताना डलहौजी पर्वतीय नगर कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा डलहौजी, सही है। आगे आपको बताना है पहलगांव कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, सही है। लैंसडाउन किस राज्य में है? उत्तराखंड। डलहौजी हिमाचल प्रदेश, और आपसे पूछे लैंसडाउन उत्तराखंड, ठीक है। आगे बताना माउंट आबू पर्वतीय नगर कहाँ स्थित है? राजस्थान में, सही है। आगे बताना महाबलेश्वर महाराष्ट्र, महाबलेश्वर महाराष्ट्र ना, महाबलेश्वर पर्वतीय नगर महाराष्ट्र में स्थित है, सही आंसर है, ठीक है।
महाबलेश्वर से जी। कलिम्पोंग बताइए कहाँ स्थित है? कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। हाँ, कलिम्पोंग जल विद्युत परियोजना भी है। हाँ हाँ, सिक्किम में लगता है, वही सब पूछा भी जाता है ना। पश्चिम बंगाल में। मिरिक बताइए कहाँ स्थित है? मिरिक पश्चिम बंगाल में। और मिकिर पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये असम में। मिकिर असम और मिरिक पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। अंत क्या, मिरिक बोले तो पश्चिम बंगाल और मिकिर असम। खांडला बताइए कहाँ स्थित है? कांडला नहीं बोल रहे, खांडला, ठीक है। तो खांडला की बात करें महाराष्ट्र में हो जाए। खांडला जो है महाराष्ट्र में है। और कांडला बंदरगाह है, ये गुजरात में है। बताइए एकमात्र जो है कौन, दाहेज बंदरगाह कहाँ से? रतन बंदरगाह को जो है वही दाहेज बुलाता है, गुजरात में स्थित है। बताइए इजुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। किस राज्य में है? केरल में है, सही है। बताइए दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर है? दुर्गा बैराज परियोजना जो है ये पश्चिम बंगाल तथा झारखंड दोनों में पड़ता है और दामोदर नदी पर स्थित है। दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर? दामोदर नदी पर, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड दोनों में पड़ती है। आगे बताना माता टीला परियोजना किस नदी पर? बेतवा नदी पर है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यानी माता टीला परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। सही। आगे बताइए कोयना परियोजना किस राज्य? महाराष्ट्र में है। और कोयना परियोजना किस नदी पर है? कोयना नदी पर ही है। आगे बताना भद्रा परियोजना किस नदी पर? नदी पर है। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर ही है। और किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक में। सही है। आगे बताना भीमा परियोजना किस नदी पर? भीमा परियोजना की बात करें तो भीमा परियोजना पावना नदी पर स्थित है। भीमा परियोजना पावना नदी पर स्थित है। और किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। ध्यान रखना, भीमा परियोजना पावना नदी पर किस राज्य में? महाराष्ट्र में। आगे बताना पनामा परियोजना किस राज्य में? पनामा परियोजना किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक भी आंसर अभी तक सही नहीं आया है। पनामा परियोजना गुजरात में स्थित है और पनामा नदी पर ही स्थित है। आगे बताना कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? कोल डैम परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। सतलज भाई को नास, एक ट्रिक याद रखिएगा। सतलज भाई को नास यानी सतलज से सतलज नदी हो जाता है। भा से भाखड़ा नंगल बांध परियोजना किस नदी पर? सतलज नदी पर। इसे इंदिरा गांधी बांध परियोजना सतलज नदी पर ही है। हाँ, कोल डैम हिमाचल प्रदेश में है। भाई हो गया। को से हो जाता है आपका कोल डैम परियोजना, ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर ही है। को ना से हो जाता है नागपा झाकरी परियोजना, ये किस पर हो जाएगा? सतलज नदी पर ही है। सौ से कोई सा परियोजना है? सलाल परियोजना। सलाल तो चिनाब नदी पर। सलाल ने दूसरा कोई है, ठीक है। हाँ, वो जो है सतलज भाई सरहिंद परियोजना सतलज नदी पर ही है, ठीक है। यानी सतलज भाई को नास, भाई को नास यानी कुल मिला के 5 परियोजना ऐसा है जो सतलज नदी पर है। एक बार सतलज भाई को नास। चलिए आगे बताना है आपको नर्मदा सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश साथ में गुजरात दोनों में स्थित है। और किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर ही स्थित है। आगे बताना है जी पंचेत बांध जो है किस नदी पर है? दामोदर नदी पर स्थित है। और पंचेत बांध कहाँ हो जाएगा? झारखंड पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सही है। आगे बताना गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। और किस राज्य में यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। गंगा सागर परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है जी। गंगा सागर जगह की बात, गंगा सागर एक्सप्रेस भी यहाँ से चलती है, पता होगा। हाँ, क्या चंबल राष्ट्रीय उद्यान होगा। सतलज परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर सतलज परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। और सतलज परियोजना किस राज्य में है? ये जम्मू कश्मीर की, यानी केंद्र शासित प्रदेश का है तो जम्मू कश्मीर का हो जाएगा सतलज परियोजना। सतलज जी, वो 100% रहेगा और लोग टिक भी करेंगे शौक से, वो होता है। चलिए आगे बताइए गिरना परियोजना किस राज्य में? महाराष्ट्र में हो जाएगा। महाराष्ट्र में गिरना, महाराष्ट्र में ना, ठीक है।
आगे आपको बताना है सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। चंडीगढ़। ठीक है, हाँ, प्रतिशत लगेगा तो चंडीगढ़ हो जाएगा, अगर प्रतिशत नहीं लगेगा तो दिल्ली। ठीक है, सर्वाधिक ये इस बार पूछा है किसी एग्जाम में, फंसा के पूछा है, प्रतिशत नहीं लगा के। 64 पोस्ट वाला शायद बिहार एसआई जो था एग्जाम जो हुआ है एक्साइज वाला, उसमें पूछा था ये। ठीक है, सर्वाधिक 80% वाला शासित प्रदेश चंडीगढ़ और सर्वाधिक 80 जनसंख्या वाला दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है आपको किस जनशासित प्रदेश में जो है 80 जनसंख्या निवास नहीं करती है, यानी 80 निवास नहीं करती है किस जनशासित प्रदेश में। जी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में 80 निवास नहीं करती है। ठीक है, आगे बताना सर्वाधिक 80 जनसंख्या प्रतिशत वाला जनशासित प्रदेश कौन सा है। एसटी की बात करते हैं, एसटी वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला में कौन सा आ जाएगा, लक्षद्वीप आ जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या एसटी वाला शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो ये दादर नगर हवेली आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन वाला चीज ये बार बार पढ़िएगा, अपने दूर हो जाएगा। अभी आपको बताया सर्वाधिक 80% वाला कौन सा हो जाएगा, चंडीगढ़। सर्वाधिक 80 जनसंख्या वाला दिल्ली। इसका बताया सर्वाधिक 80 जनसंख्या प्रतिशत वाला तो लक्षद्वीप, और सबसे कम जो है हाँ जनसंख्या वाला जो है बोले तो नहीं, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जो है तो दादर नगर हवेली। हवेली का बच्चा नहीं पढ़ता है, बात सही है। हवेली मतलब क्या हो, राजमहल समझ लीजिए, और कहाँ पढ़ेगा। ठीक है, आगे चलिए बताना है आपको किस राज्य में जो है अनुसूचित जाति जिसे एससी बोलते हैं निवास नहीं करते। हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, नागालैंड। एससी सबसे ज्यादा पंजाब में। हम बता रहे हैं आपसे, क्वेश्चन जो पूछे हैं उसकी जवाब देना है आपको। ठीक है ना, किस किस राज्य में एससी यानी जिसे अनुसूचित जाति बोलते हैं निवास नहीं करती है, वो 2 राज्य, एक नागालैंड, दूसरा अरुणाचल प्रदेश। यानी याद रखिएगा, हाँ आना याद रखिएगा। ठीक है, आना यानी अ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड। ठीक है, आना। ठीक है, यानी कहने का मतलब नहीं है तो आएगा तब ना आए होगा, ये समझ ध्यान रखिएगा। आने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर नहीं है उसको लाने की बात कर रहे हैं, तो नहीं मतलब क्या एससी वाली बात करते हैं किस राज्य में नहीं निवास करती है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ठीक है, सीधे अनस से याद रखेगा तब हो जाएगा एससी। बस वही चीज हम बता रहे हैं, आगे आपको बताना है। हाँ, अनस बैलगाड़ी को आगे बताइएगा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य जो है कौन सा है। महाराष्ट्र है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। और दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य आएगा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, दिल्ली के शासित प्रदेश में मैं राज्य की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरे स्थान पे नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, उत्तर। लेकिन उत्तर प्रदेश में कितना टाउन नजर आ रहा है, बहुत सारा है। ठीक है, चलिए आगे बताना है आपको। NW1 जो है कहाँ से, इलाहाबाद से हल्दिया को जाती है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितना किलोमीटर है, 16,420, यानी 4 चौका 16,420, यानी 1620 किलोमीटर जो है NW1 की लंबाई हो जाएगी। आगे आपको पता है NW2 कहाँ से कहाँ तक, सदिया से धुबरी पट्टी को जाती है, जिसकी लंबाई की बात करते हैं 891 किलोमीटर हो जाएगा, 891 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। आगे बताना है NW3 कहाँ से कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो कोल्लम से कोट्टापुरम जाती है, कोल्लम से कोट्टापुरम, और इसकी कुल लंबाई की बात करें कितना हो जाएगा 205 किलोमीटर। ठीक है, NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम जिसकी लंबाई की बात करते हैं 205 किलोमीटर। आगे बताना है आपको NW4 कहाँ से कहाँ, काकीनाडा से मरक्कानम तक जाती है, और इसकी लंबाई की बात करते हैं 1095 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितना है, 1095 किलोमीटर इसकी लंबाई है काकीनाडा से मरक्कानम। ठीक है, आगे बात करते हैं NW5 कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो तलचर से धामरा को जाती है। कहाँ से, तलचर से धामरा को जाती है, और ये तलचर जो है कहाँ पर, उड़ीसा पड़ता है। और तलचर ये किस चीज से संबंधित है, इसका संबंध तो कोयला उद्योग से संबंधित है। ठीक है, आगे आपको तलचर से धामरा जो है तक जाती है, यह डिस्टेंस कितने किलोमीटर का है,
आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तलचर से धमरा के बीच का दूरी कितना किलोमीटर है। कुल मिला के हुआ कि NW5 की लंबाई कितने किलोमीटर है? 6 2 3 यानी 3 दूना 6। ठीक है, इधर से उल्टा करिएगा, 3 दूना 6 3 2 6 यानी 622 किलोमीटर इसकी लंबाई है NW5 का। और NW6 की बात करते हैं, ये कहां से कहां तक जाती है? लखीमपुर से भांगा को जाती है और जिसकी लंबाई 121 यानी 121 किलोमीटर प्रस्तावित है ये। ठीक है, सबसे छोटा जी। आगे आपको बता, सबसे छोटा नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि कुल जलमार्गों की संख्या 111 है। कुल जलमार्गों की संख्या कितना है? 111, जिसमें से हम 6 मुख्य है जिनको हम पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ने का काम करते हैं 6 मुख्य। एक बार इसका लंबाई जो है ना, मतलब सीधे बता, ठीक है, 891 नहीं इसे करके अगर करते हैं ना तो कंफ्यूजन भी फिर हो जाती है। आप सीधे समझेंगे, एक साथ आप ध्यान रखिएगा। NWN की बात करते हैं कहां से कहां तक? तो तलचर से, सॉरी, इलाहाबाद से हल्दिया जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर। NWT की बात की यदि हम बात करते हैं तो कहां से कहां तक जाती है? सदिया से धोबरी पट्टी और इसकी लंबाई की यदि हम बात करते हैं 891 किलोमीटर। NW3 की यदि हम बात करते हैं तो कहां से कहां तक? तो कोल्लम से कोट्टापुरम हो जाएगा। कहां से? कोल्लम से कोट्टापुरम, और जिसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 205 किलोमीटर। बात करते हैं NW4 का, कहां से कहां तक? काकीनाडा से मरक्कानम और जिसकी लंबाई की बात करें 1095। बात करते हैं NW5 का, कहां से तलचर से धमरा जिसकी लंबाई 627 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं NW6 का, लखीमपुर से भांगा जिसकी लंबाई 121 यानी 121 किलोमीटर प्रस्तावित। अब लग रहा होगा थोड़ा सा आसान हो गया है। ठीक है, और जिनको ट्रिक करने की ट्रिक की बात इसमें कई बार बताया है, ई साधु को काम तलचर से धमरा लखीमपुर से भांगा, यानी सबका पहला लेटर है ई साधु को काम। ई से इलाहाबाद, हो से हल्दिया, साधु से 100 से सदिया, धू से धोबरी पट्टी, कोक्को से कोल्लम से कोट्टापुरम, काम से काकीनाडा से मरक्कानम, तलचर से धमरा लखीमपुर से भांगा। बार बार पढ़िएगा अपने याद। आगे चलिए बताना है आपको, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, जिसका नाम की बात करते हैं नहावा शवा बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है, और इसी का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, आगे आपको बताना है देश का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह की बात करते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह की बात करते हैं चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम ही बंदरगाह हो जाएगा, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। डॉल्फिन रोज के पीछे वाला। हाँ, आप पूछा नहीं, ऐसे पूछा जाता है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है किस पहाड़ी से सुरक्षित है यानी घिरा हुआ है? तो डॉल्फिन नोज नामक चट्टान यानी पहाड़ी से घिरा हुआ, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से घिरा हुआ है। आगे आपको बात करते हैं कांडला बंदरगाह जो है कहाँ स्थित है? गुजरात में एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह कांडला बंदरगाह ही है। और बताइए मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह ही है। रसायन बंदरगाह के नाम से और किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में ही पड़ता है। सही है। आगे आपको बताना जो है न्यू मंगलुरु बंदरगाह किस राज्य में? कर्नाटक में। सही है, न्यू मंगलुरु कहाँ होता है? कर्नाटक। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह जो है तमिलनाडु हो जाएगा। सही है। आगे बताना पारादीप बंदरगाह जो है ओडिशा हो जाएगा। सही है। आगे इसके बाद बताना आपको चेन्नई बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु। सभी लोग को पता ही होगा। ठीक है। विशाखापट्टनम किस राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सही है। एन्नौर बंदरगाह एन्नौर तमिलनाडु में हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है अवाटी सब तमिलनाडु। बताइएगा सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट जो है ये कहां से कहां तक जाती है? सेतु समुद्रम है। सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट जो है ये चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच जो है समुद्री दूरी को कम करने के लिए इसको बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट। कनाल मतलब क्या होता है? सुरंग नहीं होता है ना, कैनल कैनल जो बोलते हैं वही नहर होता है ना, वही बात करते हैं। वो कम करने के लिए किसके किसके मध्य जो है चेन्नई और तूतीकोरिन को जोड़ने के लिए बनाया गया। अब कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1972 में। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था। सही है। आगे आपको बताना है
भारतीय संविधान की किस धारा के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व जो है संघ सरकार को यानी केंद्र सरकार को दी गई है? धारा 246 246 जिसको जनसंख्या बोलते हैं। जनसंख्या क्या होता है? जोड़ते जाते हैं, 2 में 4 जोड़िए 6 नहीं होता है। यानी ध्यान रखिएगा केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारियां दी गई है 246 यानी अनुच्छेद 246 के तहत इसकी जिम्मेदारी है जनगणना यानी जनगणना करवाने की। आगे आपको बताना है और बताना है ये जो है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जो है इसके बारे में बताया गया है। तो 7वीं अनुसूची। आपसे क्वेश्चन देखिए, अभी क्या है कि क्वेश्चन का नया फॉर्मेट यदि तैयार किया जाए तो जनगणना जो है भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत यानी क्यामी अनुसूची के अंतर्गत तो 7वीं अनुसूची। आप खुद सोच लीजिए जनसंख्या यानी जनगणना की बात, जनगणना किस सूची का विषय है? ये थोड़ा सा लॉजिकल है। जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। और जब संघ सूची के बारे में किस अनुसूची में चर्चा की गई है? 7वीं अनुसूची में चर्चा की गई। अब एक प्रश्न ये भी बनता है कि 7वीं अनुसूची के किस धारा के अंतर्गत यानी क्रम संख्या कितना के अंतर्गत? 7वीं अनुसूची के किस क्रम संख्या यानी आप 7वीं अनुसूची में जान रहे हैं केंद्र सूची में कुल कितना विषय है? 100 विषय है और केंद्र सूची के क्रम संख्या 69 पे जनगणना आता है। ठीक है, 69 69 नंबर पे जो है जनगणना आता है। धारा 246 ठीक है। क्रम जो है यानी अनुसूची। अब 7वीं अनुसूची में जान रहे हैं केंद्र सूची में 100 विषय है, उसमें 69वें क्रम में जनगणना आता है। आगे आपको बताना है जनगणना यानी कहने की बात करते हैं जनगणना संगठन किसके अधीन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। जनगणना जो है किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, भले प्रश्न बहुत आसान है, समझ लीजिए, लोग ध्यान देख के पढ़ते नहीं है इसको। अमित शाह। आगे आपको बताना है वर्तमान में जो है क्या ये जनगणना मतलब 2011 की जनगणना जो है क्या जनगणना 15वां थी स्वतंत्र भारत की क्या जनगणना 7वीं जनगणना थी। ठीक है, आगे आपको बताना है 2011 की जनगणना के लिए जो है महापंजीयक या फिर बोले तो इसको जनगणना आयुक्त के रूप में किसे जाना जाता है? कौन थे? वो तो आइकॉन था उसका मतलब सी चंद्रमौली जी थे। जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। ठीक है, आगे आपको बताना है 2011 का जनगणना मतलब जो है शुभंकर क्या था? परिगणक शिक्षिका थी। और इसका आदर्श वाक्य की बात करेंगे तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, अब इतना भारत में जनगणना की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? 1872 से। किस वर्ष से हुई है? 1872 से हुआ था। किनके द्वारा शुरुआत की गई थी? लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। और बताया नियमित जनगणना की शुरुआत किस वर्ष से? 1881। किनके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। सही है, आगे बताना है 1881 में जो है जनगणना आयुक्त कौन थे? W पैलाडे। 1881 में जो है जनगणना आयुक्त कौन थे? W पैलाडे थे। सही है, आगे बताना है प्लोडेन कहीं कहीं लिखता है। आगे बताना है आपको वही स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो 1951 में हुआ था उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? ठीक है, आर्य गोपाला स्वामी हो जाएंगे। यानी 1951 की जनगणना जो है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी, उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? आर्य गोपाला स्वामी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आर्य गोपाला स्वामी हो जाएंगे। आगे आपको बताना है आधुनिक विश्व में जो सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किस देश को जाता है? स्वीडन को जाता है। यानी सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय जो है आधुनिक विश्व में किसको जाता है? स्वीडन को। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम ना। ठीक है, ठीक, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। और स्वीडन का मुद्रा की बात करते हैं क्रोन हो जाएगा। क्रोना कहीं कहीं लिखता है क्रोना। स्वीडन की मुद्रा क्या हो जाएगी? क्रोना या हाँ क्रोन होगा। चलिए क्रोन देता है। ठीक है, आगे बताना है और जो है स्वीडन में सर्वप्रथम जनगणना किस वर्ष कराई गई? 1749 में कराया। कब करवाया गया था? 1749 में करवाया गया था। पहली बार विश्व में जनगणना किस राज्य देश में? स्वीडन में। कब? 1749 में। स्वीडन की राजधानी क्या बताया? स्टॉकहोम की स्टॉकहोम। और स्वीडन की मुद्रा की बात करते हैं क्रोना। क्रोन या क्रोना देता है। ठीक है,
आगे आपको बताना है और जो 10 की जनगणना की शुरुआत जो है कब तथा किस देश में हुई? अमेरिका में। तो 10 की जनगणना की शुरुआत जो है 1790 में अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? 10 की जनगणना की शुरुआत 1790 अमेरिका में हुआ था। आगे आपको बताना है और जनगणना जो है सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में कब? 1801 में हुआ था। ठीक है, आगे आपको बताना है क्या हुआ। अरे बड़ी लाइन की पटरियों की चौड़ाई कितना होता है? ठीक है, 1.676 मीटर होता है। सही है। मीटर गेज की लंबाई कितना होता है? मीटर गेज 1 मीटर 1 होता है। ठीक है, और नैरो गेज कितना होता है? 0.610 मीटर होता है। 0.610 मीटर होता है। ये जो है नैरो गेज की होता है। अरे भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1853 में हुआ था। सही है। आवेदन भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1905। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1905 में की गई है। सही है। आगे आपको बताना है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली स्थित है। सही है। आगे बताना है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली हो जाएगा। सही है। आगे बताना पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है पंढरपुर जो है किस नदी किनारे? भीमा नदी किनारे स्थित है। छोड़ देते हैं, बिहार देख लेते हैं। लगभग समझिए कि आधा घंटा भी लगभग हुआ होगा मुश्किल से। ठीक है, कोशिश करिए कंसंट्रेट होके, जैसे ज्योग्राफी ही था तो ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर डे थोड़ा थोड़ा करके आधा घंटा जरूर आके करवाया जाएगा, जिससे बेहतर हो। क्लास रेगुलर सभी लोग कीजिएगा। 31 तारीख के लिए खास करके आप सब लोग तैयार रहिएगा। 31 के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, 31 के लिए क्या बताया है? 1 मंथ के अंदर जितना भी सेट हुआ है, ठीक है, 20 सेट हुआ है टोटल। 20 टेस्ट से आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो टेस्ट आपने दिया उसी से देखने को मिलेगा 100 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन के लिए जैसे मास्टरमाइंड पहले होता था, मास्टरमाइंड की जगह पे मंथली रिवीजन टेस्ट, यानी पहले MMT था, अब MRT की बात करते हैं, मंथली रिवीजन टेस्ट। ठीक है, और ये हर मंथ के लास्ट डे होगी। ठीक है।